Bismillahirrahmanirrahim. Okay, dear students, welcome to lecture number 3 of the course Sampling Design and Analysis, MTH 494. Okay, I am Usam Chauhan, your tutor in this course, and still अभी तक हम अपना कोर्स का आगाज़ नहीं कर सके क्योंकि हम अभी तक जो हमारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं उन्हीं को अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहे हैं. सो वी आर ऑन द सेम बिलीव कि जी जब तक हमें हमारी बेसिक्स नहीं क्लियर होंगी, जब तक हमें इस कोर्स के, इनफैक्ट नॉट दिस कोर्स, हम सबसे पहले जो भी स्टैटिस्टिक्स के बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, मे बी कुछ हमसे मिस भी हो जाएं, लेकिन जहाँ पर हमें जिस कॉन्सेप्ट की ज़रूरत पड़ेगी हम उसको कोशिश करेंगे कि थोड़ी सी डिटेल में डिस्कस कर लिया जाए ताकि आपको वो सारी चीज़ें ईज़िली समझ आ सकें. सो फार हमारा जो इससे पिछले हमारे 2 सेशंस हुए हैं उसमें हमने कुछ बहुत ही बेसिक चीज़ें जिसमें हमने स्टैटिस्टिक की डेफिनेशन देखी, फिर हमने नीड देखी कि हमारे पास स्टैटिस्टिक की ज़रूरत क्यों होती है. देन हमने बात की डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक एंड इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक. वहाँ पर हमने उसको कैटेगराइज किया कि हमारे पास जो वहाँ पे इनिशियल होता है फेज़, उसमें हम सिर्फ डेटा को डिस्क्राइब करते हैं. व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ डेटा डिस्क्रिप्शन, कि हम देखते हैं डेटा के ऊपर हाउ टू कलेक्ट द डेटा. हमारे पास क्वेश्चनर डिज़ाइन की बातें आती हैं, वो हम आज हम उन्हीं चीज़ों पे बात करेंगे थोड़ी सी. फिर जब हमारे पास वो डेटा आ जाता है इन द फॉर्म ऑफ द रॉ डेटा, तो फिर उसको कंपाइल किया जाता है और हम उसे कंपाइल इसलिए करते हैं कि वो हमारे पास अंडरस्टैंडेबल फॉर्म के अंदर आ जाए. जब वो अंडरस्टैंडेबल फॉर्म के अंदर आ जाता है देन हमारी जो अगली टास्क होती है वो ये होती है कि हमें उस डेटा के ऊपर कुछ एनालिसिस करने होते हैं. तो जब भी हम डेटा के ऊपर एनालिसिस करते हैं तो हमने एक और थीम अपने जहन में रखा हुआ था कि वी ऑलवेज डील विद द पॉपुलेशन, वी ऑलवेज हैव टू डील विद द पॉपुलेशन. लेकिन जब हम ये कहते हैं कि हमें पॉपुलेशन के साथ डील करना है और एट द सेम टाइम हम इस बात को भी कह रहे हैं कि पॉपुलेशन को एनालाइज करना, ड्यू टू सम रीजन, आइदर दैट रीजन इज टेक्निकल और वो रीजन हमारे पास हम कह सकते हैं लॉजिकल है, हम उसे हैंडल नहीं कर सकते, लेकिन स्टिल हमने वो एनालिसिस तो करना है. सो इस काम के करने के लिए वी ट्राई टू यूज द सैंपल. व्हाट इज अ सैंपल? सैंपल इज अ रिप्रेजेंटेटिव पार्ट ऑफ द पॉपुलेशन. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव, के उस एक सबसेट में, उस एक पोर्शन के अंदर वो सारी की सारी प्रॉपर्टीज होनी चाहिए जो कि पूरी पॉपुलेशन में एग्जिस्ट करती हैं. तो हम क्या करते हैं, हम उस सैंपल की मदद से कुछ रिजल्ट फाइंड करते हैं. जैसा कि हमने उसकी मिसाल दी थी कि हम सैंपल का मीन फाइंड कर सकते हैं, हम सैंपल की वेरिएशन देख सकते हैं, हम सैंपल का कोरिलेशन देख सकते हैं. सो मैनी थिंग्स आर देयर. फिर उनकी मदद से हम उनके रिस्पेक्टिव पॉपुलेशन पैरामीटर्स, सो एनी रिजल्ट ऑब्टेन यूजिंग पॉपुलेशन इज नोन एज अ पैरामीटर. इंपॉर्टेंट बात है विद रिस्पेक्ट टू योर क्विज और असाइनमेंट, राइट. हम इन सारी चीज़ों को एस्टिमेट करने की कोशिश करते हैं. जब एस्टिमेट करने की कोशिश करते हैं तो जब हम ये वर्ड यूज़ कर रहे हैं कि हम उसे एस्टिमेट कर रहे हैं, इसका मतलब ये हम सिर्फ एक अंदाज़ा लगा रहे हैं. तो इसका मतलब ये हुआ कि वो अंदाज़ा कभी भी एक्चुअल तो नहीं हो सकता, क्योंकि अगर वो एक्चुअल हो जाता तो फिर अंदाज़ा तो ना रहा. सो हमारे पास एग्जैक्ट और एस्टिमेट में जो वहाँ पे डिफरेंस है, दैट इज बेसिकली एरर. सो द कोर ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्टैटिस्टिक्स इन जनरल इन द सैम्पलिंग डिजाइन एंड एनालिसिस, what is the core objective? Core objective ये है कि we have to minimize that error, right? So हम उसे कैसे minimize करेंगे? शायद हम पूरे कोर्स में इस एक चीज़ को हर लेक्चर में पिक्चर में लेकर आएं कि we have to minimize the error. So हमें कौन सी टेक्निक यूज़ करनी चाहिए अगर हम कोई पर्टिकुलर सैम्पलिंग डिज़ाइन की बात कर रहे हैं. अभी ये वर्ड हमारे पास थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, what is sampling design? So we are not going to discuss this, at least not in lecture 5, okay? सो हम देखते हैं कि हम इसे कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, वो वाला एरर कैसे मिनिमाइज किया जा सकता है. सो फिर हमने आगे बात की, हमने उसकी थोड़ी सी एडवांस टेक्निक्स के ऊपर बात की. हमने बाद में बात की प्रोबेबिलिटी के ऊपर. हमने कहा व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी, हमारे पास जब भी कोई अनसर्टेनिटी इन्वॉल्व होती है और हमारे पास यहाँ पे मोस्ट ऑफ द टाइम जो रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम होते हैं वो अनसर्टन होते हैं, राइट. जब अनसर्टेनिटी इन्वॉल्व है एंड वी हैव टू क्वांटिफाई दैट अनसर्टेनिटी, दैट इज नोन एज अ प्रोबेबिलिटी, राइट. डेटा के ऊपर बात करते हुए हमने कहा था कि हमें वहाँ पे डेटा की जो मेन और इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ हैं वो ये है, डेटा की सेंट्रल वैल्यू को हम फाइंड करना चाहते हैं, डेटा की हम वेरिएशन को देखना चाहते हैं और हम डेटा की शेप को कंसिडर करना चाहते हैं. सो हमारी आज की डिस्कशन का स्टार्ट भी ऑलमोस्ट वहीं से होगा कि हम जो हमारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं उनको हम अंडरस्टैंड करें. सो the very first slide is the continuation of the important statistical concepts. We are not going to write even a single word on this slide, okay? So what we are going to do here
is that कि हम सिर्फ this slide is fixed just for the sake of the continuation. Okay, so another term is the variance, right? Variance शायद most important phenomena, very important phenomena in statistics, in sampling, in forecasting, in predictions, in regressions, in each and everything. शायद this is the most important thing. Okay, so let's have a look on the general definition of the variance कि variance होती क्या बला है, और फिर हम देखेंगे कि हम उसे अपने पास यहाँ पे कैसे डिस्कस करें एंड जो भी चीज़ें इसके अंदर यहाँ पे फर्दर इन्वॉल्व होंगी. इन स्टैटिस्टिक्स द वेरिएंस ऑफ अ रैंडम वेरिएबल, इसका मतलब ये हुआ यहाँ पे एक नई चीज़ आ गई है. एंड आई होप कि बीइंग अ मैथमेटिक्स स्टूडेंट्स एवरीबडी नोज व्हाट इज़ वेरिएबल, और हमने वेरिएबल के ऊपर ऑलरेडी बात भी की हुई है कि वेरिएबल क्या होता है, और हमने उसकी डिफरेंट टाइप्स भी देखी हुई हैं. वी टॉक्ड अबाउट क्वालिटेटिव वेरिएबल एंड क्वांटिटेटिव वेरिएबल. सो इन स्टैटिस्टिक the variance of a random variable or distribution is the expected value of the square of the deviation of that variable from its expected value or mean. अगर मैं इसको कभी लिखना चाहूँ तो मैं क्या लिखूंगा? अगर मैं इस बात को लिखूं, ये जो बात उसने लिखी है कि अगर कोई मेरे पास एक वेरिएबल है, से इफ आई एम टॉकिंग अबाउट xi, अगर ये मेरे पास अगर एक सीरीज है, मैं उसमें से अगर उसका मीन माइनस कर देता हूँ, दैट इज दिस वन, और मैं अगर इसकी एक्सपेक्टेशन ले लूं, सो दैट इज नोन एज अ वेरियंस, राइट? दैट इज अ सिंपल डेफिनेशन. अब हम आके दोबारा देखते हैं कि वेरियंस इज द वैल्यू ऑफ द स्केयर. ओके, यहाँ पे स्केयर हमारे पास आ गया. ऑफ द डिविएशन ऑफ दैट वेरिएबल, हमारे पास यहाँ पे ये वेरिएबल इन्वॉल्व है. फ्रॉम इट्स मीन, तो ये इस डेटा सीरीज का मीन आ गया. और अगर हम इसकी एक्सपेक्टेशन ले लें, एक्सपेक्टेशन हमारे पास एक सिंपल मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट है. अगर मैं इसकी ज़्यादा डिटेल में ना जाऊं, क्योंकि हम इसको विद रिस्पेक्ट टू बिजनेस स्टडी नहीं कर रहे, तो हमने जब भी यहाँ पे किसी भी वेरिएबल का हमने एक्सपेक्टेशन लेनी होती है, दैट इज ऑलवेज इक्वल टू सम एक्स इनटू इसकी रिस्पेक्टिव प्रोबेबिलिटी. एंड अगर ये इन द फॉर्म ऑफ द कंटिन्यूअस वेरिएबल है, सो वी विल टेक इंटीग्रेशन ऑन some limit. Okay, so that is the thing, right? Thus the variance is the measure of amount of variation within the values of that variable. तो जो हमारे पास यहाँ पे वेरिएबल मौजूद है, से मैं यहाँ पे एक वेरिएबल लिखता हूँ, उसकी वैल्यू लिख देता हूँ, दैट इज 7, 9, 10, 20, 30 एंड 35. तो इस डेटा सीरीज के अंदर जितनी वेरिएशन मौजूद है, हमें जब हम ये वेरिएंस फाइंड करते हैं, हमें वो एक स्टैंडर्ड वेरिएशन यहाँ पे प्रोवाइड कर देता है, राइट? और द एवरेज वेरिएशन भी आप इसे कह सकते हैं, और द एवरेज डिविएशन भी आप इसे कह सकते हैं, विद इन द वैल्यूज ऑफ दैट वेरिएबल, टेकिंग अकाउंट ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज एंड देयर प्रोबेबिलिटीज. दिस इज इंपॉर्टेंट जब हम ये कह रहे हैं कि टेकिंग अकाउंट ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज, इसलिए कि अगर हम इन जनरल बात करें तो ये जो आपके पास यहाँ पे टर्म है वेरिएंस, ये आती है मेजर ऑफ डिस्पर्शन के अंडर. ओके, तो मेजर ऑफ डिस्पर्शन के अंदर हमारे पास बहुत सारे टूल्स एंड टेक्निक्स अवेलेबल हैं टू फाइंड आउट द वेरिएशन, जिसमें से एक टेक्निक शायद आपने उसका नाम सुना होगा, दैट इज अ रेंज. रेंज क्या होती है हमारे पास कि अगर जो भी पूरा डेटा सीरीज है उसके मैक्सिमम में से उसकी मिनिमम वैल्यू माइनस कर दी जाए. से अगर मैं इस डेटा को लिखूं, यहाँ पे अगर 35 माइनस 7 कर दिया जाए, तो मेरे पास यहाँ पे रेंज आ जाएगी. लेकिन रेंज में क्या नुकसान है कि वो सारी पॉसिबल वैल्यूज को कंसिडर नहीं कर रहा. सो दस द वेरिएंस इज अ मेजर ऑफ द अमाउंट ऑफ वेरिएशन विद इन द वैल्यूज ऑफ दैट वेरिएबल, टेकिंग अकाउंट ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज एंड देयर प्रोबेबिलिटीज. साथ इनकी प्रोबेबिलिटीज को भी स्टडी करेगा, बिकॉज हम जब भी यहाँ पे एक्सपेक्टेशन लेंगे, जैसे कि यहाँ पे एक्सपेक्टेशन ली जा रही है, तो साथ उस वेरिएबल की रिस्पेक्टिव प्रोबेबिलिटी भी ली जा रही है. आई शुड राइट इट लाइक दिस, शायद ये ज्यादा बेहतर हो जाएगा, राइट? इफ अ रैंडम वेरिएबल एक्स has the expected value का मतलब होता है mean, that is expected value of x is equal to mu, then the variance of x can be given by variance of x का ये फॉर्मूला है, that is expected value of x minus mu, यानी कि x की हर वैल्यू में से उसके मीन को माइनस कर दिया जाए और उसको स्केयर करके अगर उसकी एक्सपेक्टेशन ले ली जाए, that becomes variance of that data series, right? सो हमारे पास ये कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा यूज़ होगा. इवन हम इसकी प्रॉपर्टीज़ भी डिस्कस करनी है, तो हम इसके ऊपर थोड़ी सी लुक यहाँ पे ज़रूर देखेंगे. द अबव डेफिनेशन ऑफ द वेरिएंस encompasses
random variables that are discrete or continuous. हम ये बात ऑलरेडी कर चुके हैं कि हमारे पास यहाँ पे वेरिएबल या तो डिस्क्रीट होगा या कंटिन्यूस होगा. तो अगर यहाँ पे वेरिएबल आपका डिस्क्रीट है, राइट, तो यू हैव टू यूज सम, बिकॉज वैल्यूज जब आपकी जंप्स में मूव कर रही हैं तो हमें उसको सम करना पड़ता है. बट इन मैथमेटिक्स आपको पता है कि अगर वैल्यूज जब कंटिन्यूस के अंदर हों, यानी दो पॉइंट्स के दरमियान हो, सो वी हैव टू इंटीग्रेट हियर, राइट. इट कैन बी एक्सपैंडेड एज फॉलोज. अगर हमारे पास यहाँ पे ये वेरिएंस ऑफ एक्स है, दैट इज इक्वल टू एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स माइनस म्यू. हम सिंपली यहाँ पे स्केयर को ओपन कर लेते हैं, तो क्या आ जाएगा, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्केयर माइनस 2 म्यू इंटू एक्स एंड प्लस म्यू स्केयर. अब आगे आप क्या करें, अगर हम इन सारों के ऊपर एक्सपेक्टेशन अप्लाई कर लें तो ये बात जहन में रहे कि ये म्यू जो है, म्यू इज ए कांस्टेंट हेयर. मैं यहाँ पे लिख देता हूं, ये किसी एक पर्टिकुलर टाइम के ऊपर म्यू इज अ कांस्टेंट, whereas your x is a variable, ये एक रैंडम वेरिएबल है. सो जो आपकी एक्सपेक्टेशन है वो ऑब्वियस सी बात ये है कि वो आपके वेरिएबल पे अप्लाई होगी, राइट. दैट इज नॉट अ सम, राइट, दैट इज एक्सपेक्टेशन. याद रखिएगा, क्योंकि जब किसी कांस्टेंट पे सम अप्लाई होता है तो वो फिर वहां पे n से रिप्लेस हो जाता है. आई होप ये आइडिया आपको होगा. सो यहाँ पे एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ पे 2 म्यू, इसलिए कि म्यू इज कांस्टेंट, सो एक्स के ऊपर आपकी एक्सपेक्टेशन लग गई, एंड प्लस म्यू स्क्वायर. नाउ एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 2 दिस म्यू एज इट इज, एंड एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स क्या चीज है. अगर हम पिछली साइड पे देखें तो हमने एक बात लिखी हुई थी कि अगर एक रैंडम वेरिएबल हो जिसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू क्या हो, म्यू के बराबर, so by using that thing here, expected value of x is equal to mu, so mu into mu, that is mu square, and plus a mu square as it is. So minus 2 mu square plus mu square, that is equal to minus mu square. So expected value of x square minus mu square, that is equal to expected value of x minus expected value of x whole square. इसलिए कि mu is equal to right. So that is the expansion. और हम अगर आपने कभी probability distribution देखी हो तो आपने शायद वहां पर यही तरीका यूज किया हो, if you have to find the variance of any certain random variable, right? So there are some very important properties related to the variance, because हमारे पास जैसे हमारा जो actual course है वो शुरू होगा, and we will go for that inshallah, like from lecture number 5 hopefully. तो हम ये सारी प्रॉपर्टीज वहां पे यूज करेंगे, बिकॉज वी हैव टू प्रूव सम थ्योरम्स. तो जब थ्योरम प्रूव करेंगे तो हमारे पास ये प्रॉपर्टीज वहां पे अगेन एंड अगेन पिक्चर में आएंगी. सो हम चाह रहे हैं कि हम इसको हल्का सा यहाँ पे एक टच दे दें, एंड ऑन द लेटेस्ट स्टेजेस व्हेन वी वर सॉल्विंग दोज थ्योरम्स और दोज प्रूफ्स, तो वहां पे हम इनको साइड बाय साइड भी डिस्कस करते जाएंगे और वहां पे इनको मेंशन करते जाएंगे. सो द वेरी फर्स्ट प्रॉपर्टी इज दैट वेरिएंस इज अ नॉन नेगेटिव. वेरिएशन नॉन नेगेटिव है, और ये नॉन नेगेटिव क्यों है? बिकॉज वी आर टेकिंग स्केयर्स. सो वेन एवर यू आर टेकिंग स्केयर्स, सो इफ यू आर हैविंग अ नेगेटिव वैल्यू इवन, दैट बिकम्स पॉजिटिव, एंड अगर आप वहां पे कुछ जीरो वैल्यू आ रही है उसका अगर आप स्केयर ले लेते हैं, दैट मेक्स नो डिफरेंस, राइट? सो द फर्स्ट प्रॉपर्टी एंड द वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी इज दैट वेरिएंस इज ऑलवेज अ नॉन नेगेटिव, राइट? एंड द सेकंड प्रॉपर्टी इज दैट द वेरिएंस ऑफ अ कांस्टेंट ए. ऑब्वियस सी बात है, इफ यू आर गोइंग टू फाइंड आउट द वेरिएशन, सो अगर आप वेरिएशन फाइंड करना चाह रहे हैं, सो यू मस्ट रिमेंबर दैट वेरिएशन सिर्फ उस चीज के अंदर होगी जो चीज आपका वेरिएबल होगा. इफ समथिंग इज कांस्टेंट, अगर कोई चीज कांस्टेंट है तो कांस्टेंट में तो वेरिएशन एग्जिस्ट नहीं कर सकती. सो अगर कभी आपसे ये पूछा जाए व्हाट इज द वेरिएशन ऑफ एनी कांस्टेंट, दैट इज जीरो, राइट? एंड द वेरिएंस ऑफ अ वेरिएबल इन डेटा सेट इज जीरो इफ एंड ओनली इफ ऑल एंट्रीज हैव द सेम वैल्यू. यानी हमारे पास अगर एक डेटा सेट हो, से मैं यहाँ पे उसकी एग्जांपल भी लिख देता हूँ छोटी सी. सपोज अगर आपसे ये कहा जाए इफ x इज इक्वल टू 2 2 2 2 एंड 2, सो व्हाट इज द वेरिएंस? सो यहाँ पे तो कोई वेरिएशन एग्जिस्ट नहीं करती, बिकॉज यहाँ वेरिएशन क्यों एग्जिस्ट नहीं करती? इसलिए कि ऑल वैल्यूज आर सेम. सो इफ ऑल वैल्यूज आर सेम, तो वेरिएंस ऑफ x इज इक्वल टू 0, राइट? Variance is invariant with respect to changes in a location parameter. That is, if constant is added to all values of the variable, the variance is unchanged. यानी अगर डेटा की जो एक्चुअल लोकेशन है, अगर आप उसको उस लोकेशन से हटा के, से अगर मैं यहाँ पे ये बोलूँ कि सपोज करें मेरे पास अगर ये डेटा है, ठीक है, डेटा इज इन द फॉर्म ऑफ दिस, यहाँ अगर मैंने उसकी वैल्यूज को प्लॉट किया हुआ है, ठीक है,
मैं इसको अगर यहाँ पे सपोज करता हूँ ये 0 पॉइंट है और ये 10 है, मैं सारे के सारे डेटा को स्विच कर देता हूँ। अब मैं इसको यहाँ पे स्टार्ट करता हूँ 20, उसको प्लॉट कर लेता हूँ 22, यहाँ पे 30, सेम वैल्यूज। ओके, सिर्फ क्या हुआ, इसके अंदर कोई एडिशन हो गई है। सो उससे डेटा की वेरिएशन पे कोई असर नहीं पड़ेगा। सो वेरिएंस इज इनवेरिएंट विद रिस्पेक्ट टू चेंजेस इन लोकेशन, राइट। लोकेशन के चेंज होने से वेरिएंस पे फर्क नहीं पड़ता, राइट। से अगर आप चार हम कहते हैं डिफरेंट हाइट के लोगों को यहाँ खड़ा कर देंगे या उनको कहीं और खड़ा कर दें, तो उनके दरमियान जो वेरिएशन है वो सेम रहेगी, वो चेंज नहीं होगी। सो वेरिएंस ऑफ x प्लस a इज इक्वल टू वेरिएंस ऑफ x। और अगर मैं इसे किसी और तरीके से भी प्रूव करना चाहूँ तो आई कैन राइट इट लाइक वेरिएंस ऑफ x प्लस वेरिएंस ऑफ a। अब हमें ये पता है कि यहाँ पे कांस्टेंट की वेरिएंस जो है वो 0 होती है, सो दैट थिंग बिकम 0, सो यू विल बी लेफ्ट विद वेरिएंस ऑफ x, राइट। If all values are scaled by a constant, the variance is scaled by the square of that constant. It means that if you're having, अगर आपके पास एक वेरिएबल है x, आप इसे किसी भी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर देते हैं, that will become a square variance of x। हमें इसकी प्रूफ की ऐसे जरूरत नहीं है, that is simple thing to understand or like simple thing to remember, right? So variance of ax plus b, तो क्या हो रहा है, a square variance of x and plus variance of b is equal to 0, so that will be left with the a square variance of x, right? Then there's a concept of the population variance and the sample variance. Population variance is a parameter whereas sample variance is a statistic. अगर आपको याद हो तो हमने ये कहा था कि जब कभी भी किसी सैंपल डेटा को यूज करते हुए कोई रिजल्ट निकाला जाए, that is known as a statistic, whereas अगर आप कभी कोई population data को यूज करके रिजल्ट फाइंड करते हैं, that is known as a parameter. So population variance is a parameter, sample variance is a statistic. याद रखिएगा, because ये छोटी छोटी बातें आपके क्विज़ेस के रिस्पेक्ट से बहुत इंपॉर्टेंट हैं, right? So if we have a series of n measurements, right, of random variable x as xi, where I varies from 1 to n, then the sample variance can be used to estimate the population variance of x, right? x1, x2 up till xn. The sample variance is calculated as, यहाँ पे दो बातें जो हैं वो इंपॉर्टेंट हैं अंडरस्टैंड करने के लिए। एक बात तो हमारे पास ये है कि हम सैंपल वेरिएंस को यूज करते हैं पॉपुलेशन वेरिएंस को एस्टिमेट करने के लिए, हम सैंपल स्टैटिस्टिक को यूज करते हैं टू एस्टिमेट द पॉपुलेशन पैरामीटर। दैट इज अ कोर थीम ऑफ द इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक। जब भी हम इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक की बात करेंगे, सो दैट इज अ कोर थीम, सो वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट कोर थीम फर्स्ट, राइट। और ये कोर थीम हमारे पास हम कहते हैं थ्रू द कोर्स शायद चले, क्योंकि हम ये सारा कोर्स पढ़ ही इसलिए रहे हैं। हमें हमारा जो कॉन्सेप्ट है सैम्पलिंग डिजाइन, कि व्हाई वी वांट टू इंप्रूव द सैम्पलिंग डिजाइन, राइट, हाउ कैन वी इंप्रूव दैट, हमें कौन सी सैम्पलिंग टेक्निक लगानी चाहिए। आल्दो कि ये टर्मिनोलॉजी आपके लिए थोड़ी नई होगी सैम्पलिंग टेक्निक, बट होपफुली आफ्टर द एंड ऑफ लाइक लेक्चर 3 and 4 यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड दैट, राइट। एंड इसमें दूसरी बात जो अंडरस्टैंड करने वाली है, दैट इज जब आप पॉपुलेशन का वेरिएंस निकालते हैं तो आप वहां पे n पे डिवाइड करते हैं, वेयर एज जब आप सैंपल का वेरिएंस निकालते हैं यू हैव टू डिवाइड विद n-1, व्हिच इज द डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। राइट नो जस्ट रिमेंबर दिस टर्म, डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। जब कभी इसका वक्त आएगा आई विल डेफिनेटली डिस्कस इट एंड आपको इसकी पूरी एक्सप्लेनेशन दी जाएगी। सो सैंपल वेरिएंस दैट इज शोन बाय एस स्क्वायर। देख लें कि आपका जो पॉपुलेशन वेरिएंस होता है उसको हम शो करते हैं with a sigma square, whereas your sample variance is shown by s square, right? So that is, हर वैल्यू को आप उसके मीन से माइनस करके उसको स्क्वायर करके सम अप कर लें और उसको n-1 पे डिवाइड कर दें, यू विल गेट द सैंपल वेरिएंस। वेरी सिंपल। और अगर आप देखें तो हमारे पास साइंटिफिक कैलकुलेटर्स के ऊपर भी ये सारे ऑप्शंस मौजूद होते हैं। हम कोशिश करेंगे, ऑल्दो राइट नो आई कैंट प्रॉमिस दैट कि ये फैसिलिटी मिल सकती है कि नहीं मिल सकती, बट होपफुली इंशाल्लाह आई विल ट्राई टू एम्बेड दैट फैसिलिटी इन सम लेक्चर, कि हम अपने साइंटिफिक कैलकुलेटर को यूज़ करते हुए ये सैंपल वेरिएंस, सैंपल स्टैंडर्ड डिवीएशन, पॉपुलेशन वेरिएंस या पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डिवीएशन या मीन हम कैसे निकाल सकते हैं। सो दैट इज ईजी, इसमें इतनी बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। सो द सैंपल वेरिएंस, अगेन वो उसके ऊपर थोड़ी सी बात जरूर कर रहा है। The denominator n-1 is known as the degrees of freedom in calculating s square x, यानी कि sample variance. Intuitively, once x bar is known, this is important. So, okay, we have to understand it. Once x bar is known, only n-1 observation values are free to vary.
अगर आपको किसी भी डेटा का सैंपल मीन पता चल गया, तो फिर सिर्फ आपके पास से इफ यू हैविंग 30 ऑब्जर्वेशंस, तो सिर्फ 29 ऑब्जर्वेशन ऐसी होंगी जो कि हम कहते हैं फ्री टू वेरी हैं, राइट। वन इज द प्री डिटरमिन्ड बाय एक्स बार, एक हमारे पास एक्स बार की मदद से हम उसको पहले से ही बता सकते हैं। When n is equal to 1, the variance of a single sample is obviously 0, क्योंकि जब आपका n आपका 1 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, 1 - 1 0. So this is again important with respect to your objectives, with respect to your MCQs. मैं हर लेवल पे ये बता रहा हूँ कि कौन कौन सी चीज़ें जो आपके क्विजेस के लिए या आपके सेशनल्स के अंदर जो आपका ऑब्जेक्टिव पार्ट होगा उसके लिए ज़रूरी है, राइट। When n is equal to 1, the variance of a single sample is obviously 0 regardless of the true variance. Sample variance हमेशा उसका 0 होगा. This bias needs to be corrected for when n is equal to small. हाँ, that is a bias or we have to fix it. For what? जब n small होगा. जब n बड़ा हो जाएगा फिर हमारे लिए कुछ और situation यहाँ पे create हो जाती है, right? For the hypothetical price data for the December CME live cattle future contract, कोई डेटा हमने उठाया हुआ है और इंटरनेट से हमने डेटा उठाया है, दैट इज 67.05, 66.89, 67.45, 67.45, 68.39, 68.39, 70.10. वी हैव टू कैलकुलेट द सैंपल वेरिएंस, तो हम यहाँ पे सैंपल वेरिएंस तो निकालेंगे, लेकिन ये चीज़ ध्यान में रहे, अगर सारे की सारी डेटा वैल्यूज जो हैं वो सेम होंगी तो हमने फिर उसके वेरिएंस को कैलकुलेट नहीं करना. वी शुड रिमेंबर द प्रॉपर्टी दैट वेरिएंस ऑफ ऑल कॉन्स्टेंट्स इज ऑलवेज, अगर all values are constant values, तो उनका वेरिएंस हमेशा 0 के बराबर होगा. We know that fact, so we can simply write out, okay, the variance value is 0. Now, first, हमें इस डेटा के अंदर क्या फाइंड करने की जरूरत है? First, we need to find out the x bar. So अगर मैं यहाँ पे x bar निकालूं तो आप इसका अगर फाइंड करेंगे, that is, sorry, हम इसको ऐसे कर लेते हैं, इसको मैं यहाँ पे काट देता हूँ और मैं कहता हूँ x bar that is equal to sum of xi. सारी वैल्यूज को यहाँ पे जमा करके n पे डिवाइड कर लें तो यू विल गेट दैट इज 67.96. यहाँ पे लिखा हुआ भी है, राइट. तो मैंने कोई इसके ऊपर इसको याद नहीं किया हुआ, जस्ट यहाँ पे इसको लिखा हुआ, मैं इसको डायरेक्ट उठा के वहाँ पे कॉपी कर रहा हूँ, राइट. सो हमने क्या करना है, हमने हर वैल्यू में से फर्स्ट वैल्यू इज 67.05, सो 67.05 माइनस एक्स बार स्क्वायर देन प्लस, दैट इज द प्लस ऑपरेटर, राइट. Then plus n, last value is a 70.10 minus 67.96 whole square divided n minus 1. Total हमारे पास यहाँ पे 7 values हैं, so 7 minus 1, 6. So the variance, sample variance is going to be 1.24, right? Now another term, although ये कोई इलादा टर्म नहीं है, ये हमारे पास variance से ही derive की गई है, that is known as a standard deviation. Most commonly used, highly applied in like most of the fields, even in quality control we are having a 6 sigma quality control. Not standards, मैं यहाँ बैठ के ये टर्म यूज़ नहीं कर सकता कि ये कोई क्वालिटी कंट्रोल सर्टिफिकेशन है या ये क्वालिटी कंट्रोल स्टैंडर्ड्स है, बट ये क्वालिटी को मेजर करने का, आपके किसी भी प्रोसेस, किसी भी प्रोडक्शन यूनिट के अंदर क्वालिटी को मेजर करने का एक इंपॉर्टेंट टूल ज़रूर है, दैट इज 6 सिग्मा. वी विल डिस्कस कि यहाँ पे 6 सिग्मा का मतलब क्या है at some stage inshallah, okay. In statistics, the standard deviation of a random variable or distribution is the square root of its variance. Very simple. हमने जितनी भी definition पीछे variance की पढ़ी है या उसको solve करने की कोशिश की है, what you need to do here only just उस variance का square root ले लें, you will get standard deviation, but आपने हमेशा उसका positive square root लेना है, right. If a random variable x has the expected value mean, यानी कि mean is mu, then the standard deviation of x can be given by, अब उसके लिए क्या होगा, we have to write that sigma x is equal to, यहाँ पे sigma x का, यहाँ पे sigma square का जब आप square root ले लेंगे तो that was the formula of the variance, तो हमने simple क्या किया, उसके ऊपर उसका square root ले लिया. That is the standard deviation, a sigma is the square root of the average value of x minus mu whole square, right? The covariance, well, ये एक अलग टर्म है. Covariance हम यहाँ पे कुछ टर्म्स को इसलिए पढ़ रहे हैं कि ये कुछ थ्योरम्स में हमारे पास यूज होने जा रही हैं, तो हम चाह रहे हैं थोड़ा सा आपको उसका पहले से आइडिया हो जाए.
द कोवेरियंस बिटवीन टू रियल वैल्यू रैंडम वेरिएबल्स। को जब यहाँ पे आ गया तो हमें ये बात पता है कि यहाँ पे कोई ना कोई चीज ऐसी है जो कि दो हैं। इसका मतलब है हम दो वेरिएबल्स के दरमियान वेरिएंस फाइंड कर रहे हैं। सो अगर आप देखें, मैं इसको अगर यहाँ पे इसके पार्ट्स कर दूं तो क्या होगा, को वेरियंस। को का मतलब क्या होगा, टू वेरिएबल्स के दरमियान आपने वेरिएंस निकालना है। सो द को वेरियंस बिटवीन टू रियल वैल्यूड रैंडम वेरिएबल्स x एंड y with mean expected value x bar is equal to mu, y bar is equal to v। हमने इसको नाम दे दिए, राइट। Covariance of x bar, covariance of x y is equal to expected value of x minus x bar into y minus y bar। वही सिंपल हमने अप्रोच चूज की है। हम x बार और y बार को रिप्लेस कर देंगे उनकी वैल्यूज के साथ, और दैट इज एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x माइनस म्यू एंड y माइनस v और न्यू। अब आप सिंपली यहाँ पे इनको आपस से मल्टीप्लाई कर दें। सो यू विल गेट एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x इंटू y माइनस म्यू इंटू y माइनस v into x and plus uv। So expected value of x dot y minus mu बाहर एक्सपेक्टेशन अप्लाई होगी माइनस v बाहर एक्सपेक्टेशन अप्लाई होगी एंड प्लस ये कांस्टेंट थी, इनके ऊपर कोई एक्सपेक्टेशन अप्लाई नहीं होगी। सो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x dot y माइनस uv माइनस uv एंड प्लस uv। सो अब सिंपली यहाँ पे इसको इससे काट दें। सो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x dot y और uv। Covariance of x, y can be negative, can be zero or positive. Well, variance के केस में हमने कहा था that should be non-negative, but covariance जो है वो हमारे पास negative भी हो सकता है, zero भी हो सकता है और positive भी हो सकता है। Random variable with the covariance is zero are called uncorrelated or independent। हाँ, अगर कभी आपका ये covariance यहाँ पे लिख देते हैं इसको, इसका मतलब ये है अगर कभी आपसे ये पूछा जाए कि covariance of x, y is equal to 0, तो बेसिकली x एंड y के बारे में हम क्या कह सकते हैं। सो x y आर सपोज टू बी, वेल मैं थोड़ी स्लैंग लैंग्वेज यूज कर रहा हूं बट आई होप एवरीबॉडी अंडरस्टैंड, सपोज टू बी अनकोरिलेटेड और इंडिपेंडेंट, कोई कोरिलेशन नहीं है। तो ऑब्वियस सी बात है, इफ वी आर गोइंग टू फाइंड कोवेरियंस बिटवीन x एंड y, राइट, एंड इफ दिस इज 0, तो 0 का मतलब ये है कि नो रिलेशनशिप, ओके, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं। कोवेरियंस अगेन ये भी कंटिन्यूड चल रहा है। इफ x एंड y आर इंडिपेंडेंट यानी कोवेरियंस इज 0, देन देयर कोवेरियंस इज 0। दिस फॉलोज बिकॉज अंडर इंडिपेंडेंस expected value of x y is equal to expected value of x into expected value of y, that is mu v। well ये हमारे पास एक प्रॉपर्टी है, शायद हमने इसको ना प्रोबेबिलिटी के सेक्शन में देखा है कि नहीं देखा, कि हमारे पास जब भी दो वेरिएबल्स इंडिपेंडेंट होते हैं तो उनकी जो एक्सपेक्टेशन है दैट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x इनटू एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ y, वेयर एज वी नो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x क्या है, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x और लाइक x बार इज इक्वल टू म्यू एंड एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ y इज इक्वल टू न्यू। सो दिस इज गोइंग टू बी, हमने यहाँ पे इनकी वैल्यूज पुट कर दी, म्यू इंटू न्यू। सो म्यू इंटू न्यू, और ऑलरेडी यहाँ पे हमारे पास ऑलरेडी यहाँ पे ये मौजूद था कि कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू दिस एंड दिस इज इक्वल टू म्यू इंटू न्यू और वी एंड माइनस म्यू न्यू, सो that becomes 0, right? Recalling the final form of the covariance deviation given above and substituting, we get covariance of x y is equal to mu nu minus mu nu, that is equal to 0. The converse, however, is generally not true. Some pairs of random variables have covariance 0 although they are not independent. Well, this is important definition and I want you to have a look on this. इसका हमारे पास मतलब क्या है, right? मैं अभी हम किसी एग्जाम में आपसे ये जरूर पूछें कि what does it mean, right? Covariance की properties. If x and y are real valued random variables and a and b are the constants, constant in this context means non-random, then the following facts are a consequence of the definition of the covariance. Covariance of x and a, किसी वेरिएबल और कांस्टेंट में ऑब्वियसली कोई वेरिएंस नहीं हो सकता, उनका जॉइंट वेरिएंस नहीं हो सकता, दैट इज 0. कोवेरिएंस ऑफ x एंड x, ऑब्वियसली अगर आप x और x में वेरिएंस ढूंढोगे तो वो जो वेरिएंस x में मौजूद है दैट इज इक्वल टू दैट इज सेम, राइट? कोवेरिएंस ऑफ x y इज इक्वल टू कोवेरिएंस ऑफ y x, दैट इज सेम. कोवेरिएंस ऑफ a x and b y, दैट इज इक्वल टू AB covariance of XY and covariance of X plus A, Y plus B is equal to covariance of XY because constant add होने से हमारे पास variation पे कोई असर नहीं पड़ता, right?
Another thing that is important to know is the correlation coefficient. शायद हमारे पास जो basic concepts की understanding है उसमें ये हमारे पास एक last topic है. The disadvantage of the covariance statistic is that its magnitude cannot be easily interpreted. Well, covariance के साथ एक मसला है कि हम यहाँ पे इसके magnitude को explain नहीं कर सकते. Since it depends on the units in which we measure x and y, right? The related and the more used correlation coefficient remedies this disadvantage by standardizing the deviations from the mean, that is rho xy is equal to covariance of xy divided variance of x into variance of y, and that is equal to covariance of xy divided standard deviation of x into standard deviation of y. The correlation coefficient is symmetric. What does that mean? यानी जो relationship x और y में होगा वही relationship y और x में भी होगा. That is the definition of the जो correlation coefficient के अंदर हमारे पास एक important चीज आती है. Values of the correlation coefficient always lies between -1 and 1. इसका मतलब ये होगा जब हम बात करेंगे कि that is equal to 1, इसका मतलब है x and y are यहाँ पे strongly positive correlated or the perfectly positively correlated, whereas in case of the -1 x and y are हम कहते हैं strongly negative or the perfectly negative correlated. But if rxy यानी कि correlation coefficient between x and y is equal to 0, then they are uncorrelated, right? Now here comes our inferential statistic. We will be having some very healthy discussions on the sampling, probability, hypothesis testing and estimation, right? So let's have a discussion on that. Okay, so let's have a look on that. What is sampling? Before going to these slides, I would like to give a very simple and very straight away idea of the sampling. और हम already इसके ऊपर बात कर चुके हैं, लेकिन स्टिल मैं चाहूँगा कि इन स्लाइड्स को शुरू करने से पहले हम आपको आइडिया दे दें. हमारे पास एक पॉपुलेशन होती है, पॉपुलेशन ऑफ इंटरेस्ट होती है, या जिसको आप टारगेट पॉपुलेशन भी आप कंसाइजली कह सकते हैं. सो क्या होता है कि हम यहाँ पे किसी चीज़ में इंटरेस्टेड हैं. से हमारे पास इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट सम प्रोडक्शन यूनिट, तो हम ये देखना चाहते हैं कि जितने भी हमारे पास वहाँ पे आइटम प्रोड्यूस होकर आ रहे हैं उनकी क्वालिटी कैसी है. सो व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट कि जितने भी आइटम आपके प्रोडक्शन यूनिट से निकल रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट क्वालिटी ऑफ ऑल दोज आइटम्स. बट द थिंग इज दैट मे बी वो एक दिन में या एक महीने में 1 लाख यूनिट 5 लाख यूनिट प्रोड्यूस करे. सो दैट इज प्रैक्टिकली तो पॉसिबल कि हम उन 5 के 5 लाख यूनिट्स को जहाँ ऑब्जर्व करें, एक सेपरेट सेक्शन, एक सेपरेट मशीन लॉन्च की जाए जो कि उस हर आइटम को प्रोड्यूस करे, जो भी वहाँ से प्रोडक्शन यूनिट से निकल रहा है उसको एवेलुएट करे और उसकी एक रिपोर्ट तैयार करे. But हम कहते हैं logically this is not possible, right? Logically we can't do that, right? So what we can do here, हम उसका कुछ पोर्शन पिक कर लेते हैं just for the sake of analysis. और ये assumption रखी जाती है कि जो रिपोर्ट, जो एनालिसिस, जो फाइंडिंग्स हमारे पास उस एक सैंपल से. Now what is sampling? Sampling or the sample is basically a representative part. यानी कोई ऐसा आउटलायर किस्म की चीज़ वहाँ से नहीं उठाई जाएगी, ऐसा कोई और सा पार्ट नहीं लिया जाएगा जो कि उस पूरे पूल का हिस्सा ना हो, राइट? हम लोग पिक कर लिया. एंड अब यहाँ पे बात क्या होती है, वो जो प्रोसेस है, जिस प्रोसेस के थ्रू वो सैंपल लिया जा रहा है. अब व्हाट डज दैट मीन जब हम प्रोसेस की बात कर रहे हैं? से मैं अगर हम यहाँ पे अगर हम सिंपल एक ले मैन लॉजिक में बात करें, हम ये कहते हैं कि हम शार्प हर 10 मिनट के बाद जो पहले 5 आइटम वहाँ से प्रोडक्शन यूनिट्स निकलेंगे हम उसको पिक कर लेंगे. सो ये आपकी एक सैम्पलिंग मेथडोलॉजी है, राइट? क्या आप वहाँ पे खड़े होगे, यू हैविंग अ स्टॉप वॉच, जैसे 10 मिनट पूरे होते हैं आप अगले 5 आइटम को पिक करते हो, एवेलुएट कर लेते हो, राइट? फिर 10 मिनट के बाद आपने क्या किया, आपने वहाँ पे एक सिस्टम डेवलप कर दिया कि आफ्टर ईच जनाब ऐसा 10 मिनट टाइम इंटरवल यू हैव टू पिक a sample or like some portion of that and go for evaluation. और आप वहाँ पे ये भी कर सकते हैं कि randomly जैसे ही वहाँ पे वो सारे के सारे 1 लाख वहाँ पे तैयार होके आते हैं, आप उसमें से कोई से भी 100 चुन लेते हो. अगेन ये भी पॉसिबल है. आप ये कर सकते हो कि आप अगर वहाँ पे ड्यूटी शिफ्ट चलती हैं, आप वहाँ पे ऐसा कर लो कि हर शिफ्ट के अंदर से 500 पिक कर लो. यू कैन डू दैट. ये हमारे पास एक और सैम्पलिंग अप्रोच है. सो सारी गेम कहाँ पे आके ख़त्म होती है कि अगर आपका सैम्पलिंग प्रोसीजर ठीक है
अगर वो सही है, वो अप टू द मार्क है, या वो जिस तरह हमें रिक्वायर्ड था वो है, तो अगर हमारा सैम्पलिंग प्रोसीजर ठीक है तो ऑब्वियस सी बात है उसके अंदर से जो फाइंडिंग आएंगी वो भी ठीक होंगी। अल्टीमेट हमारे पास फ़ायदा क्या होगा? जब सैम्पलिंग ठीक तो सैंपल भी ठीक, जब सैंपल ठीक तो उससे जो भी स्टैटिस्टिक निकाली जाएगी, इससे सैंपल मीन निकाला गया, सैंपल वेरिएंस निकाला गया, फिर हम उसी सैंपल वेरिएंस, सैंपल मीन, सैंपल कोरिलेशन या जो भी सैंपल के आउटपुट्स होंगे जिनको हम स्टैटिस्टिक्स कहते हैं, उनकी मदद से वी हैव टू एस्टिमेट देयर रिस्पेक्टिव पॉपुलेशन पैरामीटर। तो चूंकि सैंपल एक बहुत हाई क्वालिटी का है और हम उसकी मदद से उसके रिस्पेक्टिव पॉपुलेशन पैरामीटर को एस्टिमेट करने जा रहे हैं, तो ऑब्वियसली वो एस्टिमेशन एक अच्छी एस्टिमेशन होगी, राइट? So that is important. That is the core objective of the sampling, right? So जब हम उसके डिजाइन और एनालिसिस की बात करेंगे कि हाउ टू डिजाइन द सैम्पलिंग प्रोसीजर, और ना सिर्फ ये कि हमें इसको डिजाइन करना है, क्योंकि किसी भी दो एक जैसे एनवायरनमेंट के अंदर भी सेम सैम्पलिंग प्रोसीजर नहीं चल सकता। हो सकता है यू हैव टू मॉडिफाई दैट, हो सकता है कि आपको किसी एक दूसरे इंस्टेंस के अंदर से, अगर आप यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर एक यूनिवर्सिटी में काम कर रहे हो, तो अगर आप इंडिया के अंदर जाके वो काम करते हो तो हो सकता है कि वहाँ पे आपको थोड़ी सी चेंज करनी पड़ जाए, राइट? सो दैट इज इंपॉर्टेंट कि हाउ टू एनालाइज दैट पर्टिकुलर सैम्पलिंग डिजाइन। देयर आर सो मैनी डिजाइंस। अभी हम उसके ऊपर बात नहीं करते, लेकिन मे बी आज का सेशन या हम इसके बाद वाला जो सेशन हो, हम वहाँ पे कुछ सैम्पलिंग डिजाइंस को जरूर डिस्कस करें। सो रिव्यू ऑफ सैम्पलिंग, हम यहाँ पे अगेन ये हमारे पास चूंकि कोर्स का रिव्यू चल रहा है, सो इस स्लाइड को हमने वही नाम दिया, दैट इज अ रिव्यू ऑफ सैम्पलिंग। हम यहाँ पे अभी तक रिव्यू ही कर रहे हैं। सो फर्स्ट वी नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज अ पॉपुलेशन। अगेन ध्यान में रखिएगा, पॉपुलेशन का मतलब यहाँ पे आबादी नहीं है, राइट? जो हमारे पास एक एकदम सिंपल इंग्लिश टू उर्दू हम करते हैं, पॉपुलेशन डजंट मीन आबादी। सो व्हाट इज पॉपुलेशन? दैट इज द ग्रुप ऑफ पीपल, ये लोगों का ग्रुप हो सकता है, और द कम्युनिटीज और ऑर्गेनाइजेशंस स्टडीड includes all possible objects of study. Population क्या है? वो तमाम aggregate of facts और the collection of facts जिनमें आप interested हैं। से अगर आप कहीं पे कैमरास बन रहे हैं और से if you're talking about जहाँ वैसे Nikon, right? तो वहाँ पे वैसे Nikon जितने भी कैमरे प्रोड्यूस कर रहा है, अगर हम उसकी क्वालिटी में इंटरेस्टेड हैं तो वो उन जितने भी कैमरे प्रोड्यूस होंगे उनकी जो भी क्वालिटी होगी, रैंकिंग, वो हमारी पॉपुलेशन होगी, राइट? सो एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स हो सकता है, जरूरी नहीं है लोग हों, वो कोई चीज़ें भी हो सकती हैं, वो कोई आइडियाज़ भी हो सकते हैं, वो कोई थीम्स भी हो सकते हैं, वो बुक्स हो सकती हैं, पेंसिल्स हो सकती हैं, वो कोई जूस की बॉटल्स हो सकती हैं, वो कोई कंप्यूटर इक्विपमेंट हो सकता है, वो कोई एरोप्लेन हो सकते हैं, वो कोई गाड़ियाँ हो सकती हैं, वो कुछ भी हो सकता है, राइट? सो वेरी नेक्स्ट थिंग इज अ सैम्पलिंग फ्रेम। व्हाट इज सैम्पलिंग फ्रेम? सैम्पलिंग फ्रेम का काम क्या है? वो बेसिकली ये होती है, सैम्पलिंग फ्रेम लिस्ट ऑफ पीपल or organization in the population who can be chosen for participation in the study, can be chosen, ये नहीं है कि हमने चूज कर लिया है, जब चूज कर लेंगे वो सैंपल बन जाएगा। लेकिन जब हम बात करें सैम्पलिंग फ्रेम की, तो सैम्पलिंग फ्रेम क्या है कि आप जब ये बोल रहे हो कि मैं हर 10 मिनट के बाद वहां पे खड़ा हूं और जो भी आइटम आएंगे, तो जितने आइटम वहां पे उस आपका जो पिकिंग टाइम होगा उसके अंदर लॉन्च होंगे, वो हमारी सैम्पलिंग फ्रेम का हिस्सा होंगे, राइट? Most sampling frames do not include all people in the population. Example is a phone book. अब आपकी फोन बुक एक जनाब हम कह सकते हैं सैम्पलिंग फ्रेम है, ठीक है, लेकिन हम उसमें सारी पॉपुलेशन को शामिल नहीं करते, सिर्फ उन लोगों को शामिल करते हैं जिनके पास फोन है, राइट? और आप देख लें, अगर आप कभी फोन की डायरेक्टरी उठा के देखें, तो अगर आपका हाउस नंबर से योर हाउस नंबर इज 903D, राइट? अब अगर 903D के अंदर 5 लोग रह रहे हैं, तो फोन डायरेक्टरी में 5 लोगों का नाम नहीं होगा। अगर वो आपके नाम पे फोन लगा हुआ है तो वहां सिर्फ आपका नाम होगा और आगे फोन नंबर लिखा होगा, राइट? तो अगर आप वहां पे इंटरेस्टेड हो, अगर आप कोई रिसर्च करना चाहते हो, तो यू हैव टू कॉन्टेक्ट दैट पर्टिकुलर पर्सन ओनली, राइट? नाउ व्हाट इज अ सैंपल? दैट इज अ पार्ट ऑफ पॉपुलेशन, बट मेक इट लिटिल बिट क्लियर. That is not only the part of the population, that is a representative part of the population, right? Why representative? That it should include all possible characteristics of the population, so that when we are going to analyze that sample, it should provide all the possible क्या कह सकते हैं, properties or the characteristics that exist in the population. Reduced down to the हम कहते हैं manageable size. ये पॉपुलेशन का बेसिकली एक जो छोटा वर्जन है, राइट?
एंड आइडियली वी वुड वांट टू ड्रॉ अ सैंपल दैट इज, अगेन देखें जो बात हम कर रहे थे वो यहां पर भी मेंशन्ड है. Ideally, we would want to draw a sample that is representative of the population in terms of a certain key characteristic, that is, for example, gender or age, whatever जो भी हो सकता है वो, right? Important information about samples. ये कुछ चीजें यहाँ पे बड़ी important हैं, and we want you to know about that. हम इसको हल्का सा टच देंगे. We are not going into the deep discussion again. For qualitative research, we are looking at a specific situation. जब क्वालिटेटिव रिसर्च होती है, दो तरह की रिसर्च हो सकती है, क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव, और हम इसके ऊपर अपने पिछले लेक्चर में बात कर चुके हैं कि व्हाट डज क्वांटिटेटिव मीन एंड व्हाट डज क्वालिटेटिव मीन. तो अगर आप बात करें क्वालिटेटिव रिसर्च की, वी आर लुकिंग एट अ स्पेसिफिक सिचुएशंस. इट मे नॉट बी इंपॉर्टेंट टू हैव अ रिप्रेजेंटेटिव सैंपल. वी ऑफ्टन यूज नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग with a qualitative method, that is snowball or the purposive or the convenience sampling. Well, यहाँ पे कुछ चीजें नई आपको इस पिक्चर में आ रही हैं, एंड और इनको यहाँ पे जानबूझ के शामिल किया गया ताकि हम पहले आपके अंदर थोड़ी सी क्यूरियोसिटी क्रिएट करें, अगर वो क्यूरियोसिटी होनी है तो. आई डोंट नो, देयर आर सम स्टूडेंट्स जो कि ज्यादा क्यूरियस नहीं होते अबाउट न्यू थिंग्स. तो लेकिन इशू ये है कि इफ वी आर गोइंग टू यूज सम न्यू टर्म एंड वी आर नॉट एक्सप्लेनिंग, हम उसको अभी अगर एक्सप्लेन नहीं कर रहे, तो इसका मतलब ये है कि यू शुड गो एंड जस्ट लुक, जस्ट गूगल करें इसको. ओके, राइट दीज टर्म्स इन द गूगल एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड इट. ऑब्वियसली हम इसको एक्सप्लेन करेंगे इसके राइट और प्रॉपर टाइम के ऊपर, बट नॉट एट दिस स्टेज. लेकिन कुछ बातें मैं यहाँ जरूर करना चाहूंगा. वी ऑफ्टन यूज नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग. इसका मतलब यह है कोई प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग भी होती है. अगर नॉन प्रोबेबिलिटी होती है फिर प्रोबेबिलिटी भी एग्जिस्ट करती है. नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग विद क्वालिटेटिव मेथड, ये भी देखिए, इसका मतलब है कुछ क्वांटिटेटिव मेथड्स होंगे, कुछ क्वालिटेटिव होंगे. हम कोई उसमें, अब उसने यहाँ पे कुछ नाम वैसे टेक्निक्स के नाम लिखे हुए हैं, दैट इज स्नोबॉल है, सम पर्पसिव है और कन्वीनियंस. आई एम नॉट गोइंग टू डिस्कस ऑल दीज थिंग्स हियर, बिकॉज सिर्फ इतना इंपॉर्टेंट है आपको ये पता हो कि जब कभी भी हम जब क्वालिटेटिव रिसर्च कर रहे हैं, हम किसी पर्टिकुलर सिचुएशन के अंदर बात कर रहे होते हैं, और हो सकता है कि वहां हमारे पास रिप्रेजेंटेटिव सैंपल ना आए बिकॉज ऑफ नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक, राइट? For most type of the quantitative research, we do want a sample that is a representative of the population. We will want to generalize our findings from the sample to the population. This is important. What does generalize mean? ये जानना बड़ा जरूरी है, और हमने नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर आई होप इसी बात को एक्सप्लेन किया है कि to generalize means that we can say that we would expect to have the same finding if we studied everyone in the population as we did when we looked at the sample within a certain degrees of probability. Well, again यहाँ पे एक नई चीज आ गई है, इसको खैर गूगल करने की जरूरत नहीं है. We are going to discuss it in near future, right? होता क्या है कि अगर हमारे पास हमने एक पोर्शन पिक किया, उसकी मदद से हमने कुछ वहाँ पे फाइंडिंग्स निकाली, कुछ इन्फॉर्मेशन निकाली हैं, तो हम उन इन्फॉर्मेशन की बेस पे ये कह सकते हैं कि अगर यही एनालिसिस पूरी पॉपुलेशन पे किया जाता तो मोर और लेस यही फाइंडिंग्स हमारे पास आती, इन केस ऑफ क्वांटिटेटिव रिसर्च ओनली. In studies in which we will generalize from the sample to the population, well, ऐसी स्टडीज जिनमें हम इजीली वहां पे जनरलाइज कर सकते हैं, तो अब वो कहाँ होगा? हमने यहाँ पे ये बात लिखी है, फॉर मोस्ट टाइप ऑफ द क्वांटिटेटिव रिसर्च वी डू वांट अ सैंपल दैट इज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पॉपुलेशन. वी विल वांट टू जनरलाइज अवर फाइंडिंग्स फ्रॉम द सैंपल टू द पॉपुलेशन. हम उन स्टडीज के अंदर इफ यू पर्टिकुलरली टॉकिंग अबाउट, हम कहते हैं क्वांटिटेटिव, तो हमारी कोशिश ये होती है कि हम वहां पे चीजों को जनरलाइज कर सकें, राइट? सो अब sample that is similar or the same on specific dimensions as the population. होने चाहिए. डायमेंशन के वर्ड को मैं अभी एक्सप्लेन नहीं करना चाहता बिकॉज आगे हमारे पास इसके ऊपर बहुत लंबी और बहुत अच्छी स्लाइड्स मौजूद हैं. We will want to use inferential statistics to analyze our data so that we can infer that findings from the sample are the same as those we would get from the population. हाँ, अगर हमने सैंपल से कोई इंफॉर्मेशन ली है तो वी हैव टू यूज टूल्स एंड टेक्निक्स अवेलेबल इन इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स सो दैट हमें ये पता चले क्या वो फाइंडिंग जो कि हमने सैंपल से ली हैं क्या पॉपुलेशन में भी वही होनी चाहिए थी, या अगर हम पॉपुलेशन को स्टडी करते कभी, राइट, वी वुड, अगर हम ऐसा करते कभी
तो हमें पॉपुलेशन से भी ऑलमोस्ट यही इन्फॉर्मेशन मिलती। इस काम के करने के लिए हमारे पास यहाँ पे बेसिकली दो अप्रोचेस होती हैं। मैं जस्ट उनके यहाँ पे नाम लिख रहा हूँ, ठीक है। एक को हम बोलते हैं एस्टिमेशन एंड द सेकेंड अप्रोच इज बेसिकली हाइपोथेसिस टेस्टिंग। अभी इसके ऊपर बात नहीं करेंगे, लेकिन ये दो प्रोसेस हमारे पास इन्फेंशियल स्टैटिस्टिक में ऐसे हैं जो इस बात को इंश्योर करते हैं क्या ये जो सैंपल एविडेंस है ये इतना सफिशिएंट और इतना एफिशिएंट है कि हम इसकी बेस के ऊपर पॉपुलेशन पैरामीटर्स के ऊपर कोई भी कंक्लूजन ड्रॉ कर सकें और वो कंक्लूजन्स वैलिड हों। Theoretically, we must have a normal distribution in order to use inferential statistic. Well, that is very important. Although I don't have a room or a time to explain this, but हमारे पास whenever we are talking about the parametric distributions or the parametric analysis, तो हम ये कहते हैं कि उसके पीछे कोई ना कोई हम कहते हैं strong assumption होनी चाहिए, और वो strong assumption ये हो सकती है कि in general जो पूरी population है वो एक normal distribution को follow करती है, वो एक bell shaped distribution को follow करती है, वो Gaussian distribution को follow करती है, right? और अगर वो ऐसा नहीं करती तो फिर हम inferential statistic के काफ़ी सारे analysis यूज़ नहीं कर सकते। So जब हम इसके practical problem भी देखेंगे, solve करना शुरू करेंगे, तो आप देखोगे वो वहां बार बार कहेगा assume to be normal, assume to be normal, assume to be normal. Why assume to be normal? Because जब तक वहां पे normality ensure नहीं होगी तब तक we can't use inferential statistic. Important point है with respect to your quizzes. मैं साथ बता रहा हूँ। We will use sampling method in which every respondent has a known probability of selection. Well, अगर हमारे पास जो भी respondents हैं जहाँ से भी हमने sample लेना है, अगर वहाँ पे लोगों की probabilities जो हैं वो known है हमें, तो फिर we can use probability sampling, otherwise non-probability sampling. The best type of the sampling method to use with inferential statistics is that in which each participant has an equal probability of selection is a random sampling, और in general इसको simple random sampling भी कहते हैं, right? इसमें क्या है कि जितने भी आपके यूनिट्स हैं, जितने भी आपके एक्सपेरिमेंटल यूनिट्स हैं जहाँ से आपने बेसिकली सैंपल पिक करना है, अगर वो इक्वली क्वालिफाइड और इक्वली एलिजिबल हैं, देन हम वहाँ पे इजीली सिंपल रैंडम सैम्पलिंग यूज कर सकते हैं, या जो मोस्ट रिकमेंडेड टेक्निक है दैट इज सिंपल रैंडम सैम्पलिंग। हाँ, ये जो रूल्स हमने ऊपर डिफाइन किए हैं इसकी एक्सेप्शन कहाँ होगी? द पॉपुलेशन अंडर स्टडी इज स्मॉल इनफ दैट एवरीवन कैन बी सिलेक्टेड फॉर द पार्टिसिपेशन। दिस स्टिल अलाउज यू टू यूज इन्फेरेंशियल स्टैटिस्टिक। हाँ, अगर आप एक ऐसी पॉपुलेशन को स्टडी कर रहे हो, अगर आप एक ऐसी पॉपुलेशन को स्टडी कर रहे हो कि जहां पर वो इतनी छोटी है कि आप पूरी पॉपुलेशन को स्टडी कर सकते हो, जैसे अभी रिसेंटली मैं अगर मतलब विद रिस्पेक्ट टू आज की डेट के हिसाब से बात करूं तो एज पर यस्टरडेज न्यूज़पेपर्स पाकिस्तान में जो पोलियो केसेस की बात हो रही थी, आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्टली, लेकिन वो कह रहे थे कि 600 बंदा या 600 बच्चा जो है वो लास्ट वीक के अंदर इस पोलियो की इन्फेक्शन ने उसको इफेक्ट किया है। अब अगर टोटल नंबर ऑफ पोलियो केसेस निकालें पाकिस्तान में, तो से अगर वो 1000, 2000, 3000 हैं, तो फिर दैट इज नॉट अ बिग अमाउंट। हम उसमें से हर बच्चे को इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं, राइट, इजीली कर सकते हैं, तो फिर में वहां पे सैम्पलिंग की जरूरत नहीं है। लेकिन अगेन अगर हम वहां पर भी इन्फेरेंशियल स्टैटिस्टिक यूज करना चाहें, और हमें करनी चाहिए, राइट, तो हम वहां पे इसको यूज कर सकते हैं, ऑल दो वी आर डीलिंग विद द पॉपुलेशन, और वहां पे इन्फेरेंशियल अपने बेसिक थीम के साथ नहीं चल रही होती। Certain types of applied research using quantitative methods such as community needs assessment and some types of the surveys in which it is simply important to have as many people respond as possible. However, we will not be able to generalize our findings to the population. हाँ, अगर कुछ ऐसे situations हैं जहां पर हमें ज्यादा से ज्यादा लोगों की इन्वॉल्वमेंट या रिस्पॉन्सेज चाहिए, तब भी हमें सैम्पलिंग नहीं करनी चाहिए, राइट। और ये रूल्स हमने पीछे डिफाइन किए हैं वो नहीं हम यूज कर सकते। लेकिन अगर आप ऐसा करेंगे तो फिर वी कैन नॉट जनरलाइज, राइट। वी कैन चूज रैंडम सैंपल बाय असाइनिंग अ कोड नंबर टू ईच रिस्पोंडेंट, एंड हम क्या कर सकते हैं, सपोज करें हम चाहते हैं कि हम एक अनबायस्ड किस्म का एनालिसिस करें, अनबायस्ड किस्म का सैंपल मेरे पास सिलेक्ट हो। सो व्हाट आई कैन डू इज दैट, मैं जस्ट इसकी एग्जांपल देता हूं। मेरे पास अगर 200 स्टूडेंट की क्लास कहीं बैठी हुई है मेरे सामने, और मुझे उसमें से 20 लोगों को पिक करना है या 30 लोगों को पिक करना है, और मैं ये भी चाहता हूँ कि इट शुड बी रैंडम, इट शुड बी अनबायस्ड, इसमें कोई भी मतलब मैं नहीं चाह रहा कि वहाँ पे किसी पर्टिकुलर स्टूडेंट, आई डोंट वांट टू सेलेक्ट खालिद, मेरा दिल कहता है कि मैं खालिद को सिलेक्ट करूँ, लेकिन मैं चाह रहा हूँ नहीं, मैं नहीं चाहता कि मैं अपनी पर्सनल
वहां पे जजमेंट की बेस के ऊपर, ओपिनियन के ऊपर, लाइकिंग डिसलाइकिंग के ऊपर किसी को रिजेक्ट या सिलेक्ट करूं. सो व्हाट आई कैन डू इज दैट हम वहां पे रैंडम कोड जनरेट करते हैं. हम वो कोड जनरेट करने के बाद हर स्टूडेंट को एक कोड दे देते हैं और फिर उस कोड के थ्रू हम क्या करते हैं, वी कैन चूज अ रैंडम सैंपल बाय असाइनिंग अ कोड नंबर टू ईच रिस्पोंडेंट एंड देन पुलिंग नंबर्स आउट ऑफ हैट. हम एक लॉटरी की तरह एक बॉक्स में सारे नंबर डाल देते हैं और उस बॉक्स में से एक रैंडम नंबर निकालते हैं. ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा आप एक आमतौर पर लॉटरी में करते हो. यूजिंग अ टेबल ऑफ रैंडम नंबर फ्रॉम अ स्टैटिस्टिक बुक. अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते, आपके पास एक रैंडम नंबर टेबल होता है स्टैटिस्टिक्स के अंदर, आप वहां से रैंडमली कोई नंबर चुने, ठीक है, उस नंबर वाले कोड वाले बंदे को बुला लें. अब आई डोंट नो यू डोंट नो कि हम कौन सा रैंडम नंबर सेलेक्ट करने जा रहे हैं. देन जनरेटिंग अ टेबल ऑफ रैंडम नंबर्स ऑन अ कंप्यूटर. अगर आप बहुत अच्छे हैं कंप्यूटर के अंदर तो आप सिंपली किसी भी प्रोग्रामिंग टूल के अंदर C++, जावा, VB किसी के अंदर भी जाकर आप वहाँ पे एक छोटा सा कोड लिखेंगे 3 लाइनों का, तो आपको एक रैंडम, आपको फुल जितने भी रैंडम नंबर आपको चाहिए से अगर आपने 20 की सिलेक्शन करनी है तो वहाँ पर आप एक 20 रैंडम नंबर जनरेट कर सकते हो. और उसकी रैंडमाइजेशन को इंश्योर करने के लिए देयर आर सो मेनी वेज. यू कैन टॉक टू एनी कंप्यूटर साइंसेज गाय, ही कैन टेल यू दैट हाउ टू राइट अ कोड, बट दिस इज नॉट मैंडेटरी फॉर दिस कोर्स. बट यू शुड नो दैट अगर आप लिखना चाहिए, वहाँ पे इनफैक्ट एक बिल्ट इन फंक्शन है C++ के अंदर रैंड का. आप जैसे वो फंक्शन लिख के कॉल करते हैं ऊपर आप उसका साइज डिफाइन करते हैं या लूपिंग कर लेते हैं, आपको वो नंबर इजीली जनरेट करके दे सकता है. सम इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, again we are on review again and again. Okay, I'm not going to cross the line yet. मैं उस लाइन से पीछे रहना चाहता हूं ताकि हमें ये चीजें सारी हमारे जहनों में क्लियर हो जाएं, फिर हम आगे मूव करें. What is the probability? That is the mathematical likelihood that a certain event will occur. कोई भी एक ऐसा, यहाँ पे सर्टन का मतलब वो सर्टन नहीं है, राइट. तो हम कहते हैं किसी भी पर्टिकुलर इवेंट के अक्कर करने की जो लाइकलीहुड है, दैट इज द प्रोबेबिलिटी. बट दैट इज नॉट अ सिंपल लाइकलीहुड बट अ मैथमेटिकल लाइकलीहुड ऑफ द अकरेंस ऑफ एनी पर्टिकुलर इवेंट, राइट. सो प्रोबेबिलिटीज कैन रेंज फ्रॉम 0 to 1. वी नो दैट इम्पॉसिबल टू श्योर के जब दरमियान लाई करती है. पैरामीटर्स डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ पॉपुलेशन. हमें पता है कि पॉपुलेशन से जो भी रिजल्ट दिया जाता है दैट इज नोन एज अ पैरामीटर, राइट, सच एज एज, जेंडर, इनकम एंड एटसेट्रा एटसेट्रा. स्टैटिस्टिक्स, any result obtained by sample is known as a statistic. So this is important. आपको I think so here we are having a probability, here we are having a parameters. इसको वैसे रेड होना चाहिए था but I forgot to make it red. बट मैं इसको इंसर्कल कर देता हूँ ताकि वो आप इसको रेड ही कंसिडर कर लें. तो जो इंसर्कल होगा आप उसको मानेंगे कि ये इनफैक्ट रेड राइटिंग में लिखा हुआ है, राइट. ओके, सो एनी रिजल्ट ऑब्टेन यूजिंग पॉपुलेशन डेटा. और अगर अपने पॉपुलेशन की कैरेक्टरिस्टिक को डिफाइन करना है तो फॉर दैट पर्पज यू कैन यूज पैरामीटर एंड हियर यू कैन यूज स्टैटिस्टिक, राइट. We apply some of the ideas of the central limit theorem to determine the probability that an event in research will occur. Well, what is the central limit theorem? Central limit theorem basically हमारे पास देखा जाए तो पूरी इन्फ्लुएंशियल स्टैटिस्टिक की एक बहुत इंपॉर्टेंट बेस है, बेस लाइन है, और इसी के ऊपर हमारे पास ज़्यादा जो स्टैटिस्टिक के कॉन्सेप्ट्स हैं वो खड़े हैं. सेंट्रल लिमिट थ्योरम कहता क्या है? सेंट्रल लिमिट थ्योरम ये कहता है कि अगर आप कभी n नंबर ऑफ सैंपल्स लें, ठीक है, और उनका अगर आप ऐसा मीन फाइंड कर लें तो वो जो मीन होगा दैट इज गोइंग टू बी नॉर्मल एंड वेरियंस viewed as a theoretical frequency as well as probability distribution. Simple properties हैं. The area under the curve is equal to 100%, और 100% को we can call it as a 1 because अगर हम in terms of probability बात कर रहे हैं तो total probability under the curve is always 1. So probability looks at how many chances out of 100 something will occur. Obviously बात है, अगर आप probability की बात कर रहे हैं तो हम in terms of 0 to 1 बात कर रहे हैं या 0% से लेके 100% तक की बात कर रहे हैं, तो हम ये देख रहे हैं कि आउट ऑफ 100% कितने चांसेस हैं किसी पर्टिकुलर इवेंट के अकर करने के. Odds are the chances against an event occurring, right? That is simple thing. Concept related to sampling error. Well, sampling error क्या होता है? Sampling error बड़ी सिंपल सी बात है, difference between your statistic and parameter. से अगर मेरे पास यहाँ पे x बार की वैल्यू है से 10 and
म्यू की वैल्यू है एक्चुअली से मैं कह देता हूँ 9, सो योर सैम्पलिंग एरर दैट इज इक्वल टू सैम्पलिंग एरर दिस एस डॉट ई, आमतौर पर स्टैटिस्टिक में इसके लिए जो टर्म यूज की जाती है दैट इज नोन एज अ स्टैंडर्ड एरर, तो यहाँ पे मैं इसको सैम्पलिंग एरर ले रहा हूँ दैट इज एक्स बार माइनस म्यू, राइट। हम इसको इन टर्म्स ऑफ बाइस भी बात करेंगे, लेकिन अभी हम यहाँ पे सिर्फ सैम्पलिंग एरर की बात कर रहे हैं, राइट। और हम इसे क्यों सैम्पलिंग एरर कह रहे हैं, क्योंकि अगर ये म्यू एक्चुअल था और ये एक्स बार हमारे पास एस्टिमेटेड वैल्यू थी और सैंपल स्टैटिस्टिक थी, तो जो गलती हुई है, होना क्या चाहिए था, आइडियली वी शुड हैव सम स्ट्रॉन्ग सैंपल, राइट, और वो इतना स्ट्रॉन्ग सैंपल होता कि हमें वो बिल्कुल पॉपुलेशन के ऑलमोस्ट इक्वल रिजल्ट देता। अगर वो इक्वल रिजल्ट नहीं दे रहा तो पॉपुलेशन मीन तो फिर जगह पे फिक्स है, इसको तो चेंज नहीं किया जा सकता। हाँ, ये चेंज हो सकता है और इसकी चेंज जो है वो बेसिकली बेस करेगी हमारे सैंपल के ऊपर। एंड लाइक इफ योर सैंपल इज नॉट गुड इनफ, सो व्हाट यू गोना डू, इट मींस द एरर इज in your sampling procedure, not in the population parameter. So that's why we call it as a sampling error. So the sampling error is the degree, again ये बहुत important चीजें हैं for your quiz 1. So the sampling error, the degree to which a sample differ on a key variable from the population. Well, यही बात हम कर रहे हैं, हम इसको mathematically लिख दिया है. Confidence level, the number of times out of 100 that a true value will fall within a confidence interval. Well, if we're talking about some interval, मैं अगर यहाँ पे एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन डिजाइन करने की कोशिश करूँ, तो अगर मैं यहाँ पे थोड़ी सी टेढ़ी बनी है, आपने माइंड नहीं करना, माई ड्राइंग इज नॉट सो गुड, बट बात समझ आ जाएगी। सपोज अगर मैं यहाँ पे ये इंटरवल बना लेता हूँ और मैं ये कहता हूँ कितना चांस है कि वो वैल्यू इस इंटरवल के अंदर लाई करेगी, राइट, दिस इज से लोअर वैल्यू, दिस इज से अपर वैल्यू, नॉट यस यू ओके, दैट इज अपर वैल्यू। तो हम यहाँ पे जब विद रिस्पेक्ट टू सम कॉन्फिडेंस वैल्यूज के यहाँ पे लाई करने की जब प्रोबेबिलिटी निकालते हैं, सो दैट इज माय कॉन्फिडेंस लेवल। इट कुड बी से हम कह 90%, 95, 99, व्हाटएवर जो भी है, राइट। Confidence interval, so that interval is known as a confidence interval, a calculated range for the true value based on the relative sizes of the sample and the population. Obviously ये आपके सैंपल साइज के ऊपर भी डिपेंड करती है और आपके स्टैंडर्ड एरर, ऑब्वियसली स्टैंडर्ड एरर जो है वो भी आपका सैंपल साइज पे बेस करता है, बट राइट नो आई एम नॉट गोना डिस्कस स्टैंडर्ड एरर, ओके। व्हाई इज कॉन्फिडेंस लेवल इंपॉर्टेंट? कॉन्फिडेंस लेवल्स के कितने % चांस है कि वैल्यू इस कॉन्फिडेंस इंटरवल में लाई करेगी। So the confidence levels which indicate the level of error we are willing to accept. Well, अगर आप ये कहते हो कि मैं 95% कॉन्फिडेंट हूं कि वैल्यू इसके अंदर लाई करनी चाहिए या लाई करेगी, इसका मतलब यह है कि जब आप 95% कह रहे हो तो आप 5% का एरर टॉलरेट करने को तैयार हो। If you're talking about 99%, it means you are talking about 1% error. If you're talking about 90%, you are really willing or ready to accept वहां पे कितना error? That is 10%, right? So are based on the at the confidence level, यहाँ से शुरू करता हूँ again. The confidence levels which indicates the level of error we are willing to accept are based on the concepts of the normal curve and probabilities. Generally we set this level of the confidence at either 90, 95, 99. आमतौर पे 90 to 99% के दरमियान ये लेवल सेट किए जाते हैं, लेकिन इसका ये मतलब कतई नहीं है कि अगर कोई बंदा 80% कॉन्फिडेंस इंटरवल या कॉन्फिडेंस लेवल चाहता है तो वो नहीं निकाल सकता। ऑब्वियसली वो निकाल सकता है। वी शुड नो द प्रोसीजर एंड ऑब्वियसली बीइंग स्टैटिस्टिशियंस वी हैव द प्रोसीजर, ओके, वी नो दैट। At 95% confidence level, 95 times out of 100 the true value will fall within the confidence interval, जो वैल्यू हमारे पास निकलेंगी। The term used to describe the difference between sample statistic and the population parameter is the sampling error. हम ये बात कर चुके हैं, लेकिन ये important बात थी, so that's why हमने इसको यहाँ पे एक्सप्लिसिटली एक स्लाइड में लिखा x बार माइनस म्यू। ये बात थोड़ा सा बड़ा पड़ गया, आपने इसको छोटा एज्यूम करना है, राइट। अगेन व्हाट इज सैम्पलिंग? मोस्ट इंपॉर्टेंट देन सैंपल साइज इज हाउ द सैंपल वाज टेकन। वेल, सैंपल साइज, कितना सैंपल उठाना चाहिए, ये बात इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। सैंपल कैसे उठाना चाहिए, दिस इज इंपॉर्टेंट एंड दिस इज होल बैकबोन ऑफ आवर कोर्स, सैम्पलिंग डिजाइन। सैम्पलिंग की कैसे जाए, और ऑब्वियसली बात यह है कि हम एक ही तरीका, एक ही लाठी से सबको नहीं हाँक सकते। हमारे पास हर सैम्पलिंग टेक्निक जो है वो जब सिचुएशन डिपेंडेंट होएगी, राइट।
For example, imagine if a survey of the 10,000 people and their attitude on the SkyTrain and how often they take the SkyTrain was taken from people as they were entering or exiting from different locations of the SkyTrain. Well, यहाँ पे कोई हम कहते हैं SkyTrain का कॉन्सेप्ट है, ठीक है, जैसे मेट्रो का होता है, अंडरग्राउंड ट्यूब्स का होता है, वैसे SkyTrain का कोई ना कॉन्सेप्ट है. तो out of 10,000 people, sorry, we have observed total 10,000 people about their attitude on the SkyTrain and वो कितना frequent इसको यूज करते हैं. हम वहाँ पे खड़े हो जाते हैं और जो लोग उसके अंदर से टर्मिनल के अंदर जा रहे हैं या टर्मिनल से बाहर आ रहे हैं, हम उनसे पूछ लेते हैं कोई क्वेश्चन डिजाइन करके. Imagine the same survey taken of 10,000 people living in Bangna, any state, ठीक है, इन थाईलैंड. अगर हम उधर की बात करें, हम या तो हम ये कर लें कि 10,000 वो लोग ले लें जो कि उस टर्मिनल के अंदर जा रहे हैं और बाहर आ रहे हैं. इसका मतलब यह है कि हमारे पास वहाँ पे बहुत फोकस किस्म का ग्रुप है जो SkyTrain को यूज कर रहा है और हम उनके एटीट्यूड को ऑब्जर्व कर रहे हैं. द अदर अप्रोच इज दैट हम उस शहर में, जिस शहर में वो SkyTrain एग्जिस्ट करती है, आई थिंक ये कोई थाईलैंड का सिटी है, बांगना, राइट, और हम वहाँ पे 10,000 लोगों से पूछ लें. अब ज़रूरी नहीं कि उन 10,000 में वो 10,000 वही हों जो जब SkyTrain यूज़ करते हों. ये कोई लोग हो सकते हैं जो ख़ास SkyTrain यूज़ करते हो या ना करते हों. और imagine if the same survey taken of 2,000 people from the various randomly chosen location through the Bangkok, right? या तो हम ये करें कि हम पूरे बैंकॉक के अंदर 2,000 लोगों से पूछ लें अब वो SkyTrain यूज़ करते हो या ना करते हो. सो अब इन सारे सिचुएशंस में सैंपल को पिक करने के तरीके डिफरेंट होंगे. From the later example, it is clear that how the data is collected will have to great impact on the findings. Which survey result would you trust to represent people living in the Bangkok? Obviously, my personal opinion is that कि अगर आप पूरे बैंकॉक की बात कर रहे हो, ठीक है, तो obviously you will have to go for the 2,000 people. लेकिन 2,000 का साइज थोड़ा है, right? लेकिन अगर आपने सिर्फ एटीट्यूड की बात करनी है, एटीट्यूड की, तो फिर ज़्यादा बेहतर ऑप्शन ये है कि जहाँ जहाँ पे SkyTrains अवेलेबल हैं वहाँ पे सर्वे कर दिया जाए. बिकॉज अगर एक बंदा कभी न्यूयॉर्क गया ही नहीं है, तो हाउ कुड यू एक्सपेक्ट कि वो आंसर करेगा कि हाउ ही फील्स टू बी इन न्यूयॉर्क. आई वाज नेवर बीन इन न्यूयॉर्क, सो हाउ कुड आई से ओके न्यूयॉर्क वाज अ गुड सिटी और लाइक वेरी फैसिनेटिंग सिटी. नो, आई डोंट नो बिकॉज आई वाज नेवर बीन देयर, राइट. Now there are various sampling designs, right? अभी हम सिर्फ इनके नाम पढ़ेंगे और बड़ी सिंपल सी डेफिनेशन पढ़ेंगे, right? So the very first technique is known as a simple random sampling. What is simple random sampling? Simple random sampling को आमतौर पे SRS के साथ भी शो किया जाता है. Very important technique, most widely used, but ये स्टैंड अलोन बड़ा कम यूज होती है कि हम प्योरली पूरी की पूरी रिसर्च को इस पे बेस कर दें. वेल, ये थोड़ा सा ऑड सी बात है, बट इन माई पर्सनल ओपिनियन ये बहुत कम यूज़ की जाती है कि सिर्फ इसी को यूज़ किया जाए. हाँ, कोई और टेक्निक लगा के उसके बाद हम अगर जहाँ फर्दर इसके ऊपर आएँ, क्योंकि इसकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो थोड़ी टफ हैं, राइट, SRS को यूज़ करने के लिए. तो पहले हमें थोड़ा सा अपने जो वर्किंग डोमेन है, वर्किंग डेटा को रीशेप करके इस फॉर्म में लाना पड़ता है कि वो SRS के लिए क्वालिफाई कर जाए. So a simple random sample is a sample in which all units in the sampling frame have an equal probability of selection. मैंने कहा था ना कि SRS को यूज करने के लिए हमारे पास जो यहाँ पर restrictions हैं वो थोड़ी strict हैं, right? Many statistical tests have certain assumptions that they rely on, and these assumptions are often met when a simple random sample is taken. If the researcher wanted to collect a simple random sample of people in Bangkok, the researcher would need a list of all people in Bangkok. Again, देख लें, bit difficult, okay? Where would this list come from? A telephone list is only list of all people in Bangkok with a telephone only. Again, वो जो आपकी टेलीफोन डायरेक्टरी है वो भारत पूरे बैंकॉक को कवर तो करती है, लेकिन वो हर शख्स को कवर नहीं करती, वो सिर्फ उस शख्स को कवर करेगी जिसके पास अपना वहाँ पे फोन होएगा. Various sampling design, again हमारे पास एक और sampling technique है that is known as a stratified random sampling. What is a stratification? The people is separated in groups. Obviously, अगर आप इस्लामाबाद की बात करें, आप कराची की बात करें, किसी भी एक लोकेशन पे खड़े हो जाएं तो वहाँ से जो लोग गुजर रहे हैं वो सारे के सारे सेम इकोनॉमिक ग्रुप से, सेम एथनिक वहाँ पे ग्रुप से, सेम लिंग्विस्टिक ग्रुप से, सेम कलर ग्रुप से, सेम प्रोवेंशियल ग्रुप से बिलोंग नहीं करते. इसका मतलब ये वहाँ पे हेट्रोजेनाइटी है,
people are different, not homogeneous, not identical. So again, मेरे लिए अगर मैं SRS को यूज करना चाहता हूँ, दैट इज सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, तो सबसे पहले मुझे उनको एक जैसा बनाना पड़ेगा. सो मैं वहां पे क्या करता हूँ, मैं वहां ग्रुपिंग कर लेता हूँ. ठीक है, मैं वहां पे कह देता हूँ कि जो लोग पंजाब से बिलोंग करते हैं वो इस एक फ्रेम के अंदर आ जाएं, जो यहाँ वैसे KPK से बिलोंग करते हैं वो एक फ्रेम के अंदर आ जाएं, जो बलूचिस्तान से बिलोंग करते हैं वो एक फ्रेम में, जो सिंध, जो AJK, इस तरह हम वहाँ पे डिफरेंट 4-5 ग्रुप बना लेते हैं. अब उन ग्रुप्स के अंदर जो लोग मौजूद हैं उन सब के सिलेक्शन की प्रोबेबिलिटी बराबर है, बिकॉज वो एक बेसिक क्राइटेरिया फुलफिल कर रहे हैं. सो व्हाट इज द बेसिक क्राइटेरिया, कि दे शुड बिलोंग टू द सेम रीजन. बस हम वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट एनी एकेडमिक क्वालिफिकेशन और लाइक हाइट और द साइज, नो वे. हम सिर्फ ये देख रहे हैं कि व्हाट इज द प्रोविंशियल बैकग्राउंड. सो अगर हम उसको सेम कर लिया, नाउ वी कैन यूज SRS. लेट्स हैव अ लुक व्हाट इज द स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग. द पॉपुलेशन इज सेपरेटेड इन ग्रुप्स और स्ट्रेटा. ये जो आप होमोजीनियस ग्रुप बनाते हो, that is known as a strata, and from within each strata SRS or the simple random sample is taken, right? Again, where would this list come from each strata to perform SRS within each strata? Still this question is there कि वो stratification कैसे की जाएगी. हमें कैसे पता चलेगा अगर suppose अगर हम किसी बहुत बड़े सिटी में हैं जो मल्टी कल्चर सिटी है, if we are talking about London or if we are talking about say Oslo, that is in Norway, तो अब वहाँ पे डिफरेंट कल्चर्स के लोग हैं. अब हमें ये भी नहीं पता कितने कल्चर्स के लोग वहाँ मौजूद हैं. सो पहले वो इन्फॉर्मेशन लेना बड़ा इंपॉर्टेंट है. देन इज द कन्वीनियंस सैम्पलिंग. अब ये तक हमने प्रोबेबिलिटी और नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग की बात नहीं की है. हम सिर्फ आपको आज ये आइडिया देना चाहते हैं कि जब हम सैम्पलिंग डिजाइन की बात करें तो व्हाट डज इट मीन. अ कन्वीनियंस सैम्पलिंग, अ सैंपल कलेक्टेड बाय व्हाट इज कन्वीनियंट. से अगर हम एक रिसर्च कर रहे हैं, राइट, और हम ये जानना चाहते हैं कि डॉक्टर ने जो प्रिस्क्रिप्शन लिखी, आल्दो कि अभी कुछ दिनों पहले मीडिया में इसके ऊपर बात भी हुई थी, हम भी देखना चाहते हैं कि डॉक्टर्स ने जो प्रिस्क्रिप्शन लिखी है क्या वो एक स्टैंडर्ड प्रिस्क्रिप्शन लिखने का तरीका था, क्या जो उसके ऊपर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने या यूनाइटेड नेशन ने या जो भी इस तरह के इदारे हैं जो इन चीज़ों के रिस्पॉन्सिबल हैं, उन्होंने जो कोड ऑफ कंडक्ट दिया है कि हाउ टू राइट अ प्रिस्क्रिप्शन, तो ऑब्वियसली इसके ऊपर कुछ प्रोटोकॉल्स हैं. आल्दो हमारा ऐसा कोई कोर्स नहीं है कि हम जिसके अंदर उन वाले प्रोटोकॉल को डिस्कस करें. लेकिन अब इसके लिए व्हाट इज कन्वीनियंट सैम्पलिंग. जस्ट किसी भी अच्छे हॉस्पिटल के अंदर या किसी भी सिंपल पब्लिक हॉस्पिटल के अंदर एंटर हो जाएं, राइट, और वहां पे खड़े होके जोन से लोग भी वहां से अंदर से प्रिस्क्रिप्शन लेके आ रहे हैं उनको आप ऑब्जर्व करते जाएं. नो नीड टू गो इनटू सम पर्टिकुलर वार्ड और सम पर्टिकुलर लाइक हम कहते हैं सर्जन और डॉक्टर, जस्ट वहां खड़े हो जाएं. ऑब्वियसली अगर आप पाकिस्तान में किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल की बात करेंगे तो वहां से कोई हार्ट पेशेंट भी निकल रहा होगा, कोई किडनी पेशेंट भी निकल रहा होगा, कोई गायनी पेशेंट भी निकल रहा होगा, तो वहां पे डिफरेंट डॉक्टर, आपके पास एक अच्छी खासी इन्फॉर्मेशन वहां पे पिक्चर में आ जाएगी. सो व्हाट इज द कन्वीनियंस सैम्पलिंग, अ सैंपल कलेक्टेड बाय व्हाट इज कन्वीनियंट. फॉर एग्जांपल, for collecting surveys from a shopping mall yielding a lot of data at a low price. Okay, note, this is important note, very important note. Statistical tests are inappropriate when performed on a convenience sampling. जब आप convenience sampling लेते हैं तो फिर statistical test apply करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है और कभी भी recommend नहीं किए जाते, because data highly variate होता है और जरूरी नहीं कि वो normal distribution को follow भी करे, right? The role of sampling in the quantitative research. अगर हम क्वांटिटेटिव रिसर्च की बात करें तो उसमें सैम्पलिंग का रोल क्या है. वेल, बड़ी अच्छी यहाँ पे स्लाइड तैयार की गई और वो बहुत ज़्यादा सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है. इट इज़ रिटन द स्टैटिस्टिक इज एट द हार्ट ऑफ द क्वांटिटेटिव रिसर्च एंड सैम्पलिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द स्टैटिस्टिक. क्वांटिटेटिव रिसर्च में विदाउट स्टैटिस्टिक यू कैन नॉट मूव. एंड जब भी स्टैटिस्टिक की बात करेंगे तो फिर सैम्पलिंग इज द बैकबोन ऑफ स्टैटिस्टिक. और एक बड़ी ओल्ड सेइंग है दैट गार्बेज इन गार्बेज आउट. अगर आप किसी चीज़ में गार्बेज डालेंगे तो दूसरी तरफ से गार्बेज ही निकलेगा, कोई बड़ी प्योरीफाइड और बड़ी अच्छी चीज़ नहीं आएगी. फॉर अंडरस्टैंडिंग GIGO in reference to the statistics and sampling, the reader can think of how garbage sample would yield a garbage statistical result. अगर आपने garbage sample क्रिएट किया है तो ऑब्वियसली उससे जो भी आउटपुट लेंगे इसका मतलब वो सारे गार्बेज स्टैटिस्टिक आएंगे, उसका मतलब हम उससे जो भी एस्टिमेशन करेंगे वो तमाम की तमाम गार्बेज होएगी, राइट. फॉर मैनी रिसर्च प्रोजेक्ट्स कलेक्टिंग डेटा टेक्स अ लार्ज पोर्शन ऑफ द ओवरऑल टाइम ऑफ द प्रोजेक्ट. वेल,
एक ये मसला भी है कि जब आप अगर आपके बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स के ऊपर देख रहे हैं तो बहुत ज़्यादा टाइम लेता है डेटा कलेक्शन का. आफ्टर कलेक्टिंग एंड एंटरिंग द डेटा यूजिंग स्टैटिस्टिकल सॉफ्टवेयर पैकेजेस लाइक SPSS, Minitab, SAS, Statistica, the statistics can be calculated within minutes, right? A very important fact, though is that getting an answer and getting the right answer are not the same thing. Most evident when thinking of exams. Well, ज़रूरी नहीं है सही जवाब देने में जवाब देना एक बात नहीं होती है, right? So think about GI/GO before deciding how to collect the data. So जब भी डेटा कलेक्शन की बात आए, यू हैव टू थिंक कहीं आप एक गार्बेज इनपुट तो नहीं दे रहे, क्योंकि whenever you will give a garbage input, then you will be having a garbage output. So far हम आज के लेक्चर को इधर ही वाइंड अप करते हैं. आज हमने थोड़ा सा अपने कोर्स को टच करने की कोशिश की है, और एक कोशिश भी इसलिए की है ताकि हम आगे जो चीज़ें पढ़ना चाह रहे हैं, अभी तक हमारा जो रिव्यू सेशन है वो ख़त्म नहीं हुआ है, राइट? वी विल we will keep track on our review session inshallah, but hopefully हमारा जो next session होगा वो हमारा एक last review session होगा, और उसके बाद we will be on our course. But अगर आप मुझसे पूछे तो शायद we have started our course. जब हमने सैम्पलिंग के ऊपर बात करना शुरू कर दी है, उसके डिफरेंट वर्जन्स के ऊपर या डिज़ाइंस के ऊपर कुछ बात करना शुरू कर दी है, तो इन फैक्ट वी हैव स्टार्टेड अवर कोर्स. सो फार आज के लेक्चर को हम यहीं पे वाइंड अप करते हैं. इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हम कुछ नई चीज़ों के साथ आपके पास हाजिर होंगे. सो अगले लेक्चर तक के लिए अल्लाह आपका हामी और नासिर हो.